जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 29 जुलाई 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका रूपमणि गढ़। तो रूपमणि गढ़ जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली असम की पहली महिला बनी है। तो उनको हाल ही में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों वो ऑल वुमन माउंट एवरेस्ट अभियान का हिस्सा थी जिसको लीड कर रही थी आईटीबीपी की असिस्टेंट कमांडेंट भनिता तिमुंगपी। माउंट एवरेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। नेपाल में इसे सागर माथा या आसमान का माथा कहा जाता है, यानी सागर माथा का जो अर्थ होता है वो होता है आसमान का माथा। तिब्बत में इसका नाम है चोमोलुंगमा जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड की माता। तो याद रखिएगा, नेपाल में इसे सागर माथा और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा बोला जाता है। इसका नाम भारत के पूर्व महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा पहली बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे। बनछेद्री पाल के बारे में आप याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो वो है जापान की जुनको ताबेई, जिन्होंने 1975 में यह उपलब्धि हासिल की थी। हाल ही में नेपाल के जो पर्वतारोही हैं कामी रीता शेरपा, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 32वीं बार फतह हासिल की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली दिव्या सिंह साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला और विश्व की दूसरी महिला बनी है। तो ये फैक्ट आप जरूर नोट करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किन मूल्य वर्ग के पॉलीमर नोटों का ट्रायल किया जाएगा? तो दोस्तों अब आपके पास पॉलीमर नोट आएंगे यानी कि प्लास्टिक के नोट आएंगे। तो किस मूल्य वर्ग के जो नोट हैं वो प्लास्टिक के नोट बनाए जाएंगे? तो 10 और 20 यानी 10 रुपए और 20 रुपए के जो नोट हैं वो अब पॉलीमर नोट होंगे यानी कि प्लास्टिक के नोट होंगे। तो इसको स्वीकृति हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है, जिसकी जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी के द्वारा दी गई है। अब ये जो नोट हैं कौन जारी करेगा? तो आरबीआई जारी करेगा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ट्रायल नोटों की संख्या कितनी है? 200 करोड़। तो 100 करोड़ 10 के और 100 करोड़ 20 रुपए के पॉलीमर नोट जारी किए जाएंगे। पॉलीमर नोट क्या होते हैं? तो इसमें कागज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है बल्कि पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक पतली प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये अधिक मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं और ये वाटर प्रूफ भी होते हैं, आसानी से फटते नहीं हैं और ना ही गंदे होते हैं। तो अभी केवल इनका ट्रायल किया जाना है। अगर ट्रायल सफल होता है तो फिर इसको बड़ी मात्रा में बनाया जाएगा। दोस्तों पॉलीमर नोट लाने का उद्देश्य क्या है? तो नोटों की लंबी आयु। अभी क्या होता है, कागज के नोट होते हैं, फट भी जाते हैं, गंदे भी हो जाते हैं। तो नोटों की लंबी आयु करने के लिए ये काम किया जा रहा है और नकली नोटों पर रोक लगाई जाएगी इसके कारण, और नोट बनाने की जो लागत है उसमें भी कमी की जाएगी। ट्रायल से जुड़ी हुई प्रमुख बातें हम देख लेते हैं। तो आरबीआई 10 रुपए और 20 रुपए के नोटों का पायलट प्रोजेक्ट चलाएगा। सफल होने पर अन्य मूल वर्ग यानी कि 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, इन सभी के नोट भी पॉलीमर नोट आ सकते हैं।
ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा कि जो आपके पास कागज के नोट हैं ये बंद नहीं होंगे, दोनों प्रकार के नोट साथ साथ चलेंगे। पॉलीमर नोटों के लाभ क्या होंगे? तो पानी, धूल और गंदगी से ये सुरक्षित रहेंगे, अधिक समय तक इनका उपयोग किया जा सकता है, नकली नोट बनाना कठिन होगा और छपाई और रखरखाव की जो लागत है उसमें भी कमी आएगी। दोस्तों याद रखिएगा कि 60 से अधिक देशों में इस प्रकार के नोट चलते हैं, यानी कि पॉलीमर नोट जो हैं वो 60 से अधिक देशों में प्रचलित हैं। और प्रमुख देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और न्यूजीलैंड, इन देशों में भी पॉलीमर नोट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पाम कॉम्प्लेक्स किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा गोदरेज एग्रोवेट के द्वारा। तो दोस्तों भारत के पहले इंटीग्रेटेड ऑयल पाम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन 27 जुलाई 2026 को किया गया है, जिसको गोदरेज एग्रोवेट कंपनी ने बनाया है। और ये कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? खम्बम जिला तेलंगाना में। इसमें 300 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। और इसकी विशेषता की बात करें, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया इसकी विशेषताएं देखते हैं, तो इसमें पाम ऑयल निष्कर्षण इकाई है, रिफाइनरी है, आधुनिक नर्सरी है, किसानों को बीज, तकनीकी सलाह है, ठीक है, ये सभी उपलब्ध कराई जाएगी। अब हम बात करते हैं ऑयल पाम की। तो ऑयल पाम क्या होता है? ताड़ का एक प्रकार का पेड़ होता है जिसका वैज्ञानिक नाम एलाइस गिनेंसिस होता है, ठीक है। इसके फलों और बीजों से पाम ऑयल यानी ताड़ का जो तेल है वो प्राप्त होता है। और पाम ऑयल का उपयोग खाद्य तेल के रूप में और जो ब्यूटी प्रोडक्ट बनते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बायोफ्यूल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका शर्मिला धनकर। तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो अभी वहाँ पर शर्मिला धनकर ने महिला शॉटपुट F57 में गोल्ड मेडल हासिल किया है, ठीक है। तो शॉटपुट में उनका ये मेडल आया है। चूँकि दिव्यांग हैं इसलिए इनकी जो श्रेणी थी वो F57 थी। तो इन्होंने 9.81 मीटर जो थ्रो है वो किया है। दोस्तों इनकी उपलब्धि के बारे में बात करें तो पैरा एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए और भी मेडल आए हैं। जैसे अगर हम बात करें बिंदिया रानी देवी की, तो उन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ज्ञानेश्वरी यादव ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। और शिल्पा के सायला ने शॉटपुट में महिला शॉटपुट में कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और वल्लूरी अजय बाबू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। और सर्वेश अनिल कोशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद में यानी हाई जंप में सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो इस प्रकार से कॉमनवेल्थ गेम्स की पुरुष हाई जंप में भारत का ये पहला सिल्वर मेडल है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है ईसा सिंह ने। इनका नाम आप जरूर नोट कर लें, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो ISSF विश्व कप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल ईसा सिंह ने जीता है। यहाँ पर आप ईसा सिंह को देख सकते हैं। तो ये जो प्रतियोगिता है ये हांगझोउ चाइना में आयोजित की गई थी। चूंकि आपको याद रखना है कि जो ISSF विश्व कप होता है ये कई चरणों में होता है। तो अभी ये हांगझोउ चाइना में आयोजित किया गया था। 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल ईसा सिंह ने जीता है और सिल्वर मेडल चाइना की खिलाड़ी ने जीता है और ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर ने जीता है, ठीक है। तो गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल ये दोनों मेडल भारत को मिले हैं। और इसके अलावा एक नाम और याद रखना है, सैन्यम बिज का, जिन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों ISSF की बात हुई थी तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन।
1907 में इसकी स्थापना हुई थी। म्यूनिख जर्मनी में इसका मुख्यालय है। लुशियाने रोसी इसके अध्यक्ष हैं और इसका काम है विश्व स्तर पर निशानेबाजी प्रतियोगिताओं का संचालन करना और उनके नियम बनाना। अगला क्वेश्चन है, भारत चाइना सीमा व्यापार किस दर्रे के माध्यम से पुनः शुरू किया गया है? तो नाथुला दर्रा। तो सिक्किम में जो नाथुला दर्रा है वहां से भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो फिर से शुरू किया गया है और ये जो ट्रेड है ये 1 अगस्त 2026 से शुरू होगा। ठीक है, चूंकि 2020 में कोविड-19 महामारी आ गई थी और भारत चाइना के बीच में जो सीमा पर तनाव था ये बढ़ गया था, इसलिए ये व्यापार बंद हो गया था। अब इसको फिर से शुरू किया जा रहा है। ठीक है, नाथुल अभी एक पॉइंट और याद रखिएगा कि कुछ समय पूर्व उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से भी 6 वर्ष बाद भारत चाइना सीमा व्यापार पुनः शुरू हुआ है। ठीक है, नाथुला दर्रा की बात करें तो ये सिक्किम राज्य में है और सिक्किम के पूर्वी हिस्से में है। इसकी ऊंचाई लगभग 4310 मीटर है और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है और यह सिल्क रूट का एक महत्वपूर्ण भाग है। भारत को तिब्बत चाइना से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। 1962 के भारत चाइना युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, फिर 2006 में फिर से इसे खोला गया था भारत और चाइना के बीच में व्यापार करने के लिए। दोस्तों, भारत के कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे देखते हैं, जैसे खारदुंगला लद्दाख में है, काराकोरम लद्दाख में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड यहाँ पर गलत हो गया है, ये नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और जलेपला दर्रा सिक्किम में है और माना दर्रा उत्तराखंड में और वारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा दोस्तों, उत्तराखंड में बताइएगा कि कौन कौन से और प्रमुख दर्रे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला एंटी ड्रोन सिस्टम किस कंपनी ने पेश किया है? आंसर हो जाएगा इसका जेन टेक्नोलॉजीज। तो जेन टेक्नोलॉजीज नामक कंपनी ने भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला एंटी ड्रोन सिस्टम पेश किया है। ठीक है, तो इसको डीआरडीओ के सहयोग से डेवलप किया गया है। इसका उद्देश्य है कि जो हिमालय जैसी उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाए। एंटी ड्रोन सिस्टम का मतलब है कि ये ड्रोन को मार गिराएगा। तो इसमें इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये मैन पोर्टेबल है, यानी कि जो सिपाही होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं इसको, और ये 5 किलोमीटर तक ड्रोन का पता लगाने की क्षमता रखता है। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया गया है, तो ये सारी क्षमताएं हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा एविएशन बैटरी निर्माण संयंत्र किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो ये ड्रीम फ्लाई इनोवेशन कंपनी के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और इस परियोजना का नाम क्या है? अत्याधुनिक एविएशन बैटरी निर्माण संयंत्र। इसकी जो प्रारंभिक क्षमता है वो 100 मेगावाट आवर है प्रति वर्ष और इसकी भविष्य की क्षमता है 200 मेगावाट आवर प्रति वर्ष। इसका उद्देश्य है ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देना, यानी कि यहाँ पर ऐसी बैटरियों का निर्माण किया जाएगा जिनका इस्तेमाल ड्रोन्स में किया जाता है। ठीक है, तो ये भारत का सबसे बड़ा एविएशन बैटरी संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खगोलविदों ने यानी इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने किस दुर्लभ तारे के निर्माण की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रमाण खोजा है? आंसर हो जाएगा ब्लू स्ट्रैगलर तारा। तो जो ब्लू स्ट्रैगलर स्टार होता है उसके निर्माण की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रमाण खोजा है। तो देखिए दोस्तों, ये है ब्लू स्ट्रैगलर तारा। तो इसका निर्माण कैसे होता है, इस प्रक्रिया की खोज जो है वो भारतीय खगोलविदों ने की है। तो दोस्तों, भारतीय खगोलविद और उनके जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी हैं उनके माध्यम से ये खोज की गई है। तो पहली बार ब्लू स्ट्रैगलर तारे के निर्माण का प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त हुआ है। दोस्तों, जो ब्लू स्ट्रैगलर तारा होता है ये क्या होता है? तो ये तारों के समूह में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का तारा होता है। अपने समान आयु के अन्य तारों की तुलना में ये अधिक गर्म होता है, यानी कि जो
तारों का समूह होता है उसमें एक विशेष प्रकार का तारा होता है जिसे ब्लू स्ट्रैगलर तारा कहते हैं, और ये अन्य तारों की तुलना में अधिक गर्म होता है, अधिक चमकीला होता है और इसका द्रव्यमान भी ज़्यादा होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह अन्य तारों की तुलना में कम आयु का हो। इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है? तो ये क्या काम करता है कि किसी साथी तारे के द्रव्यमान को ये प्राप्त करता है। जैसे ये तारा है, ठीक है, इसके पास कोई अन्य तारा है तो ये इसके द्रव्यमान को प्राप्त कर लेता है। दो तारों के विलय से इसका निर्माण होता है। इस प्रक्रिया से तारा पुनर्जीवित हो जाता है तथा अधिक युवा और अधिक चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या करता है कि जो उसके पास का तारा होता है उसके द्रव्यमान को ले लेता है और ये अधिक चमकीला दिखाई देने लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे ये एक नया तारा हो। अगला क्वेश्चन है, प्रैक्सिस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो हाल ही में जो प्रैक्सिस मिशन चर्चा में रहा है वो नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसका मिशन है। इसरो की बात करें तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। ईएसए यूरोप की स्पेस एजेंसी है जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी बोला जाता है। जाक्सा की बात करें तो ये जापान की स्पेस एजेंसी है। तो नासा के प्रैक्सिस मिशन की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्लेनेटरी रिंग्स ऑटोनोमस एक्सप्लोरेशन विद इन शिटू सैंपलिंग। तो इसमें क्या किया जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके जो रिंग्स वाले ग्रह हैं उनकी रिंग्स का अध्ययन किया जाएगा। जैसे शनि ग्रह है, अरुण है, वरुण है, इनके चारों तरफ क्या है? रिंग्स है। तो इनका अध्ययन किया जाएगा। इनकी जो रिंग्स हैं, जैसे आपको यहाँ पर एक ग्रह दिखाई दे रहा है, इसके चारों तरफ ये क्या है? रिंग्स है। ठीक है, तो इस रिंग्स का अध्ययन किससे किया जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया जाएगा और जैव प्रेरित रोबोटिक्स से भी इसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो ग्रहों के रिंग्स से सीधे कणों के नमूने कलेक्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के आप अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच और लूसेंट का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारी टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ पर मिल जाएगी। ई बुक भी मिल जाएंगी आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स की, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए कल के करंट अफेयर्स को एक बार देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का पहला गोल्ड किसने जीता है? मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता है। परीक्षा सुधारों के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? नंदन नीलेकणी। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो डी डे लैंडिंग बीच, माउंट ओलंपस और अशोका फुजीवारा को। FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? मस्कट, ओमान में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC के मुख्य अभियोजक पद से किसे हटाया गया है? करीम खान को। सरकार के अनुसार 2014 से 2023 के बीच में संविधान में कुल कितने संशोधन किए गए हैं? 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बगु चटाई का उल्लेख किस कार्यक्रम में किया है? मन की बात कार्यक्रम। राजस्थान राज्य जल योजना 2047 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? जयपुर में। भारत ने विट चैट ऐप हटाने का निर्देश किस प्लेटफॉर्म को दिया है? गिटहब। भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए बांग्लादेश के किस लीडर को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तारिक रहमान, जो कि वहां के PM। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था मीराबाई चानू। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मीराबाई चानू बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिला शॉट पुट F57 स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है?